आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और इस वक्त जबरदस्त हंगामा चल रहा है असम के अंदर, जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजर रही है। आज गुवाहाटी के अंदर जब उनकी यात्रा पहुंची तो वहां पर बैरिकेड लगा हुआ था और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस का बैरिकेड तोड़ दिया। और इसकी जब तस्वीरें सामने आईं तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये असम की रिवायत नहीं है, हम यहाँ ऐसे बर्ताव नहीं करते हैं। और उन्होंने कहा, मैंने ये जो वीडियो आपने डाला है सोशल मीडिया पर कांग्रेस के एक नेता ने, इसको मैं सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं और डीजीपी को निर्देश दे रहा हूं कि आपके नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करें। जिस तरीके से उन्होंने गुवाहाटी शहर के अंदर घुसने का प्रयास किया है अपनी इस यात्रा को लेकर के, और इसकी वजह से एक जबरदस्त ट्रैफिक जाम लग गया गुवाहाटी के अंदर, तो अब मामला राहुल गांधी पर एफआईआर तक पहुंच गया है। सीधा टकराव हेमंत बिस्वा शर्मा और राहुल गांधी का पिछले कई दिनों से आप लगातार होते हुए देख रहे हैं। तू मैं दोनों के बीच चल रही है। राहुल गांधी ने कहा था हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री असम का मुख्यमंत्री है। उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था अब ये मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ते राजनीति में घसीटने से। और उन्होंने ये भी कहा था कि गुवाहाटी शहर के अंदर अगर वो घुसने की कोशिश करेंगे तो मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि इससे शहर की कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा, कानून व्यवस्था बरकरार रखना मुश्किल होगा। और वही आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी के कार्यकर्ता जब गुवाहाटी शहर के अंदर से निकल रहे थे तो सामने एक बैरिकेड लगा हुआ था, जिसको उनके कार्यकर्ताओं ने उठाया और वहां से तितर बितर कर दिया, फेंक दिया उसको। और राहुल गांधी यही बात अपनी स्पीच में कहते हुए भी दिखाई दिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हर पदयात्रा, हर रैली इस रास्ते से गुजर सकती है, यहाँ नड्डा जी की यात्रा निकल सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा को निकालने की इजाजत यहाँ असम के मुख्यमंत्री नहीं देंगे, क्योंकि उनको फोन कर देते हैं देश के होम मिनिस्टर यानी अमित शाह। वो निर्देश देते हैं जिस पर असम के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं कि राहुल गांधी को लोगों से ना मिलने दो। तो इस वक्त ये विवाद जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है गुवाहाटी के अंदर। आपको सुनाते हैं पहले क्या कहा है राहुल गांधी ने जब यहां पर उनको रोकने की कोशिश की गई, फिर मैं आपको बताऊंगा कि असम के मुख्यमंत्री राहुल गांधी को नक्सली क्यों कह रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी की बात। बजरंग दल की रैली निकली, इसी रास्ते से नड्डा जी की रैली निकली, मगर कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा को यहां पे ये लोग रोक रहे हैं। अब देखिए, यहां पे बैरिकेड था नहीं था, उड़ा के फेंक दिया हमने बैरिकेड को तोड़ के फेंक दिया, मगर हम कानून को नहीं तोड़ेंगे। असम के चीफ मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, होम मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री तोड़ सकते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कानून को नहीं तोड़ेगा। मगर आप ये मत सोचिए कि हम कमजोर हैं। राहुल गांधी की बात आपने सुनी, वो खुद कह रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड उठा करके फेंक दिया। फिर कहते हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कानून नहीं तोड़ेगा, पुलिस का बैरिकेड उठा करके फेंक दिया। तो क्या ये कानून तोड़ना नहीं था तो और क्या होता है कानून का उल्लंघन करना, कानून को तोड़ना। बहरहाल राहुल गांधी की बात तो आप सुन रहे थे। इन्हीं सब बातों के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि राहुल गांधी नक्सलियों की तरह बर्ताव कर रहे हैं, लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, भीड़ को प्रोवोक कर रहे हैं गुवाहाटी शहर के अंदर घुसने की कोशिश करके, और मैं एफआईआर कराऊंगा राहुल गांधी के खिलाफ। तो मामला अब कानूनन कार्रवाई तक पहुंच गया है। देवेंद्र, ये जो अब हमें दिखाई दे रही है एक किस्म की लड़ाई राहुल गांधी और हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच में, क्या मांग है इनकी जो नहीं पूरी होने दे रहे हैं असम हेमंत बिस्वा शर्मा, असम की सरकार? ऐसी कौन सी गैर वाजिब मांग कर रहे हैं इस यात्रा को निकालते हुए राहुल गांधी? इन दोनों के बैकग्राउंड के हिसाब से सौरभ अगर समझें तो ये जो हेड ऑन दिख रहा है उसकी पूरी तस्वीर समझ में आई है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे और कांग्रेस छोड़ने की वजह उन्होंने किस प्रकार से बताई कि राहुल गांधी किस जानवर को ज्यादा महत्व दे रहे थे उनके सामने, और इस वजह से उन्होंने छोड़ी। और वो कड़वाहट वो बार बार बताते रहे हैं, चाहे आप ऑन रिकॉर्ड बातचीत करें या ऑफ रिकॉर्ड भी बातचीत करें। तो राहुल गांधी को लेकर उनका जो कंसेप्ट है वो बहुत अलग तरीके का है और राहुल गांधी को बिल्कुल ही सतही नेता मानते हैं और कड़वाहट बहुत ज्यादा है। राहुल गांधी भी वही पलटवार कर रहे हैं, लेकिन इसमें इस केस को अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि उसी बैकग्राउंड के आधार पर शायद एक तो असम के मुख्यमंत्री ने यह तय कर लिया होगा कि राहुल गांधी को ऐसा कोई मौका नहीं देंगे जिससे वहां का माहौल वो खराब करने की कोशिश करें। और उस लिहाज से ऐसी चीजें उन्हें कही जा रही है, जैसे उनकी यात्रा को लेकर भी सौरभ ये कहा गया था
प्रशासन की तरफ से कि क्योंकि वर्किंग डे है, तो वर्किंग डे के दिन अगर आप इस तरह की यात्रा शहर में लेके जाएंगे तो उसमें ट्रैफिक जाम की स्थिति होगी। NH 27 का उनको ऑप्शन दिया गया था, जो कि लोअर असम की तरफ लेके जाता है और पूरे एक रिंग रोड के तौर पे काम करता है वहां पे, तो उस रूट से उन्हें जाने की अनुमति दी गई थी, उसका परमिशन दिया गया था। और स्थानीय प्रशासन हर जगह ऐसा करता है, ये कोई प्रशासन के लिए कोई नई चीज ऐसी नहीं होती है। जब कुछ रूट पर आपको अनुमति होगी, कुछ रूट पे नहीं होगी। जैसे आज की डेट में अयोध्या की बात करें तो कई जगह सौरभ हमें नहीं जाने दिया जा रहा है मीडिया को, और तमाम पास होने के बावजूद तो प्रशासन ये काम करता है सुविधा के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दोनों के बीच एक तीखी राजनीतिक लड़ाई रही है, वो हेड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी भी, कि जब बैरिकेडिंग आप तोड़ रहे हैं तो ऑलरेडी कानून तोड़ रहे हैं, उसके बावजूद ये कहना है कि हम कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। और कल जो वाकया हुआ शंकर देव के मठ में जाने को लेके, या आज जो वाकया हुआ, ये दोनों चीजें बता रही हैं कि हेड ऑन की स्थिति कितनी ज्यादा है। और सौरभ, जो हमें जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रशासन ने जब शुरू में लाठी चार्ज किया करके उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की, तो उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत ज्यादा आक्रामक तरीके से पुलिस वालों के साथ बिहेव किया है, यानी कि जबरदस्त धक्का मुक्की और मारपीट की स्थिति हुई है, और जो जानकारी वहां से सामने आ रही है। सौरभ, अब वहां ऐसी कोई परिस्थिति बनी हो कि पुलिस को अपना काम करना पड़े या कोई एक्शन लेना पड़े, तो वो तो चलिए ठीक है, समझ में आता है। लेकिन असम की सरकार जो है राहुल गांधी की यात्रा को निकलने न देकर के, पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो शायद ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। भाई 14 तारीख से राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, 14 तारीख को मैं तो आज देख रहा हूं पहली बार की इतनी भी उनको मीडिया फुटेज भी मिल रही हो, हम किस बहाने से ही उनकी बात कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस और राहुल गांधी बीजेपी के ऊपर या सरकार के ऊपर ना तो उसके विकास कामों को लेकर, ना ही उनकी जो स्कीम्स, जो बेहतरीन स्कीम्स उन्होंने लोगों के लिए चलाई है, गरीबों के लिए चलाई है, उनको लेकर, ना ही भ्रष्टाचार को लेकर, ना ही किसी और मामले को लेकर उंगली उठा पाते हैं। ऐसे में आप ये सब करके या राहुल गांधी को रोक कर आप उनको एक मुद्दा दे देते हैं, चाहे वो टेम्परेरी मुद्दा है, वो खबरों में रहने का कि आपने उनको रोका, धक्का मुक्की हुई, उसके बाद जो है FIR होगी, राहुल गांधी बयान देंगे। तो ये जो सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि यात्रा निकल भी जाती तो ऐसा कौन सी बड़ी बात हो जाती। वो कौन सा राहुल गांधी ने जब इससे पहले मेघालय में जब वो अपनी यात्रा कर रहे थे, पद यात्रा कर रहे थे, तो कौन सी बड़ी जो उन्होंने बात कह दी जो कि राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा हो गया। तो मुझे लगता है कि अननेसेसरी जो है राहुल गांधी को जो है मुद्दे दिए जा रहे हैं, अगर आप इस तरह की कोई भी जो है कार्रवाई करेंगे। अब मतलब इससे हेडलाइन राहुल गांधी की बनेगी? बिल्कुल बनेगी। क्यों, जरूरत क्या है? ऐसा कोई क्या ऐसा उन्होंने असम में लोगों के लिए कह दिया, क्या उन्होंने मेघालय में लोगों के लिए कह दिया, क्या उनसे पहले कह दिया जो कि बहुत रेवोल्यूशनरी चीज़ हो गई हो देश में, कि एक नया थॉट आ गया हो। तो मुझे लगता है कि इसलिए ये अननेसेसरी, अगर आप उनको राहुल गांधी और कांग्रेस की यात्रा को रोकेंगे तो अननेसेसरी शायद अभी नहीं कहना चाहिए। भाई हो सकता है वाकई में वहां पर तकलीफ, दिक्कत हो रही हो लोगों को, मुझे आवाजाही करने के अंदर, शहर के अंदर यात्रा निकालने को। मुझे लगता है कि निकल भी जाती, इतनी कौन सी पद यात्रा बड़ी है कि पूरे हुजूम चल रहा है राहुल गांधी के साथ, पद यात्रा निकल जाती तो निकल जाती। समीर जी कैसे देख रहे हैं इस बात को? देखिए, राहुल गांधी जिन 15 राज्यों से अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा समय उत्तर प्रदेश में 11 दिन देने वाले हैं। उसके बाद आसाम एक ऐसा राज्य है जहां वो 8 दिन अपनी यात्रा निकालने वाले और 17 जिलों से निकालने वाले। देखिए, हेमंत विश्व शर्मा के साथ उनका जो पुरानी अवादर जो झगड़ा है वो सब जानते हैं। उसके बाद अब 8 दिन वो उस राज्य से निकलेंगे। मुझे लग रहा है कि राज्य सरकार ने जो उन्हें रूट दिया होगा, जहाँ से निकलने की परमिशन दी होगी, उस रूट के अलावा राहुल गांधी किसी और रूट से जाने की कोशिश कर रहे होंगे। और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन निश्चित रूप से अगर विस्फोटक हो रही होगी और ख़राब हो रही होगी, ट्रैफिक जाम हो रहा होगा, दूसरी कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि अगर यात्रा में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, बसेज हैं, कारें हैं, लोग हैं, कोई दूसरी समस्या उस पर सकती है, तो लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो सकती है। राज्य सरकार ने बैरिकेड लगाए होंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को या कांग्रेस के नेताओं को बैरिकेड तोड़ के जबरदस्ती वहाँ घुसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। मुझे लगता है यह राज्य सरकार से टकराव की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की गई है। हेमंत विश्व शर्मा ने कह दिया है कि FIR दर्ज होगी। मुझे लगता है ये मामला भी और तूल पकड़ेगा। राहुल गांधी अभी असम में कुछ दिन और बिताने वाले हैं, तो आने वाले दिनों में और टकराव की राज्य सरकार से खबर आ सकती है। लेकिन ये तय है कि जैसे से राहुल गांधी की यात्रा जिन राज्यों से निकलेगी, जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है, जहां विपक्ष गठबंधन की सरकार नहीं है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां NDA की सरकार है, मुझे लग रहा है वहां इतना विवाद नहीं होगा जितना आसाम से सुनने को मिलेगा।
आप देखिए मणिपुर से निकली, मणिपुर में तो बीजेपी की सरकार है, वहाँ कोई इस तरीके से नहीं हुआ है। किसी अन्य राज्य में से मुझे लगता है कि सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन निश्चित रूप से आसाम के अंदर हमें अभी और इस तरह के टकराव देखने को मिलेंगे, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा और राहुल गांधी के बीच जो आपसी अवायद है वो हमें और देखने को मिलेगी। देखिए अभी जो लेकिन बात राहुल जी कह रहे थे कि अभी जहां पिछले 10 दिनों में राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान ऐसी कौन सी बात कह दी या अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा कौन सा नया मंत्र दे दिया जिससे देश की राजनीति में कोई नई बात में सुनने को मिली हो, या ये चुनाव सर केवल खड़ा हो जाए, ऐसा कुछ करिश्मा कर दें राहुल गांधी, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। और यही सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त पूरे विपक्ष की है कि आखिर आप कोई ऑल्टरनेट थॉट, ऑल्टरनेट विजन जो लोगों के बीच जाए तो थोड़ा कमाल करे, थोड़ा करंट पैदा करे, वो बात वो आगे की कोई नीति विपक्ष दिखाई नहीं पा रहा है। वो वैसी कोई सोच नहीं दे पा रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी से हम चुनाव लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी ये हैं तो हम क्या हैं। आप नरेंद्र मोदी को कोस करके, बीजेपी को गाली दे करके, नरेंद्र मोदी ने 10 साल में ये कर दिया तो ये कर दिया, ये बता करके केवल जनता को उद्वेलित करने की कोशिश करेंगे तो वो काम तो आप नहीं कर पाए पिछले चुनाव में। इस बार ऐसा क्या करेंगे? राहुल गांधी वही बातें जो 5 साल पहले कहते थे, इस बार फिर आपको वही कहते हुए दोहराते हुए दिखाई देंगे। आपको गुलाम बनाने की कोशिश है, उद्योगपतियों को, 3 उद्योगपतियों को, अब तो एक ही की बात कहते हैं, खैर एक ही उद्योगपति को जो है वो सारा, जबकि उनकी सरकार ऐसा नहीं करती, तेलंगाना वाले उनके साथ अभी जो है अभी करार करके पहले अशोक गहलोत खड़े होते थे बस उनके साथ, अडानी के साथ, अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री खड़े होना शुरू हो गए हैं। कोई नई बात नहीं, कोई नया नैरेटिव नहीं, कोई नया विचार नहीं। और विपक्ष के नेता खुलकर इस बात को कहने लगे कि रही सही कसर कांग्रेस पार्टी ने अपने ढीलेपन में निकाल दी। जिस तरीके से पहले कहा कि 5 राज्यों का चुनाव आ रहा है, हम उसमें बिजी हैं, उसके बाद कहा कि बस अब हम दिसंबर खत्म होते होते सीट शेयरिंग कर लेंगे। आज जनवरी खत्म होने को आ गया, सीट शेयरिंग का कहीं नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा है किसी भी राज्य के अंदर। जेडीयू जैसे दल जो है खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, ऐसा लगता ही नहीं कि इस गठबंधन को करने को लेकर के कहीं से भी कोई गंभीरता दिखा रही होगी। ममता बनर्जी का रुख यही कह रहा है कि सीट शेयरिंग होती हुई मुमकिन होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अखिलेश यादव 4 सीट से ज्यादा देना नहीं चाहते हैं उनको। और अखिलेश का गठबंधन हो गया, जयंत चौधरी के साथ तो गठबंधन हो गया, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हो पा रहा। बिहार में और महाराष्ट्र में जहां माना जा रहा था कि पहले से अलायंस है, यहाँ तो सबसे कम मुश्किल होगी अलायंस पे सीटें बांटने में, वहां पर अलायंस नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने चले थे, नीतीश कुमार ने सीधे मुंह इनकार कर दिया कि मैं संयोजक अब नहीं बनूंगा। तो आप देखिए ये परिस्थिति इस वक्त विपक्ष की दिखाई दे रही है, और ऐसे में आपको लड़ाई लड़नी है नरेंद्र मोदी के साथ। तो फिर मैं आता हूं उस मुद्दे पर जो हमने शुरुआत में कहा था। पहले चर्चा होती थी भाई 25 में 25 राजस्थान, 26 की 26 गुजरात में जीत दी, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 जीत दी, यूपी में 80 में से 64 जीत ली। कहां से लाओगे सीटें? यहाँ तो बिल्कुल लबालब भरा हुआ है पैमाना, यहाँ तो और सीटें तो जोड़ नहीं सकते हो, तो बीजेपी कहां से और सीटें निकालेगी, बल्कि यहां से कम होंगी। अब कल के बाद ये चर्चा होने लगी है कि बीजेपी 80 में 64 जो 19 में यूपी में मिला वहां से कितनी बढ़ सकती है। चर्चा ये होने लगी है कि वो एक सीट जो एमपी की रह गई थी, कमलनाथ की सीट, क्या वो सीट भी बीजेपी इस बार जीत जाएगी? इस बार माहौल ऐसा बना हुआ है। यूपी के अंदर अमेठी तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी हार ही गए, अब क्या रायबरेली के ऊपर भी संकट बन रहा है? चिंता इस बात की होने लगी है। लोग पहले बात करते थे क्या कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा छुएगी, आज कहने लगे हैं क्या कांग्रेस पार्टी 52 के ऊपर जा पाएगी जो उस 2019 के अंदर मिला था। ये केवल कल के एक दिन ने और राम मंदिर का जो पिछले एक हफ्ते का माहौल बना है, ये देश में इस चर्चा को बिल्कुल एक नया रूप दे दिया, 180 डिग्री मोड़ दिया है इस चर्चा में, इस एक हफ्ते के माहौल ने। देवेंद्र, बात सही नहीं है? बिल्कुल सौरभ, और इसमें आप देखें तो दोनों ही पक्षों की जो पॉलिटिक्स नजर आ रही है। उदाहरण के तौर पे जैसे देखें कि कल क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधे घंटे का जो स्पीच था, और कल का ही ममता बनर्जी का जो पश्चिम बंगाल में उन्होंने रैली की थी, जिसको सद्भावना रैली का नाम दिया गया था, और उस रैली में ममता बनर्जी के स्पीच के शब्दों को उठाकर आज देखें तो आपको समझ में आएगा कि नैरेटिव के मामले में बीजेपी कितनी आगे है और नरेंद्र मोदी किस प्रकार का कंस्ट्रक्टिव मैसेज दे रहे हैं और लोगों के बीच में, उसका कितना बड़ा फायदा मिल सकता है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के जो शब्द थे वो किस प्रकार के हैं, और उसको लेकर शुभेंदु अधिकारी ने सौरभ बाकायदा बहुत दिलचस्प अंदाज में उनके सारे स्पीच को लिंक पे डालते हुए उन शब्दों का जिक्र भी किया है कि ममता बनर्जी ने किन किन शब्दों का कैसे इस्तेमाल किया। तो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, लालू प्रसाद यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, आप सही कह रहे थे कि ये सब नैरेटिव के मामले में उस लाइन को पकड़ ही पड़े, और उनके सामने सबसे बेहतर एग्जाम्पल इस रूप में था कि सौरभ, हम सभी जानते हैं कि जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव होता है तो अरविंद केजरीवाल की पूरी कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरह से मुकाबले को नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल ना बनने दिया जाए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक भी बात वो नहीं कहते जब चुनाव होता है।
कांग्रेस पार्टी को शायद या विपक्षी दलों को अब ये समझ में आना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी की लोगों के बीच लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि उनके खिलाफ कुछ भी आप उटपटांग बोलेंगे तो बैकफायर करेगा। बेहतर है कि बहुत कायदे वाली जो रणनीति कहते हैं कि सेटल वे में जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो करें और ग्राउंड पे मेहनत करते रहें। वो काम होता नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ बयानबाजी के मार्फत माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। जैसा कि राहुल गांधी ने सौरभ अभी कहा कि असम के मुख्यमंत्री को अमित शाह ने फोन करके कहा, अगर अमित शाह ने फोन करके वाकई कहा होगा, हमें नहीं मालूम कि कहा है कि नहीं कहा, ये राहुल गांधी का आरोप है, इसका जवाब बना कि बाकी है गृह मंत्री की तरफ से। लेकिन अगर ऐसा कहा भी होगा तो संभव है कि एक गृह मंत्री के तौर पर उनको चिंता हुई है कि ऐसा ना हो कि राहुल गांधी को वहां जाकर कोई ऐसी भड़काऊ बात कहें जिससे नॉर्थ ईस्ट का जो माहौल है वो खराब हो जाए। और वो गृह मंत्री के तौर पर समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी चिंता किसी भी गृह मंत्री को होनी चाहिए और उस लिहाज से हो भी सकता है। लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि नैरेटिव के मामले में ग्राउंड पे जो असर होने वाली बातें हैं वो अपोजिशन के लीडर कहते नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी लकीर खींच रहे हैं। आज भी कई नेताओं से मेरी बातचीत हुई है, वो बार बार इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि पीएम का कल का जो संबोधन है हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई और उस संबोधन को हम लोग बहुत ग्राउंड तक लेके जा रहे हैं, बार बार लोगों को बताएंगे, बार बार लोगों को सुनवाएंगे। सौरभ, कांग्रेस पार्टी के नेता अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि पिछली बार का जो हमारा आंकड़ा है लोकसभा में शायद हम उससे कम पे ना आ जाए। और अभी जो आपने कहा बीजेपी, कल तो वो मौका था जहां प्रधानमंत्री को ये बात कहनी थी। अब उस मैसेज को जब गांव-गांव, घर-घर पहुंचाया जाएगा, उसके लिए बीजेपी ने क्या तैयारी की है? देवेंद्र 25 तारीख से 2 दिन के बाद, परसों शायद बुलंदशहर में वो यूपी में एक रैली करने जा रहे हैं और वहां से हम देखेंगे, मुझे लगता है कि राम की बात अब घर-घर पहुंचाएगी भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री की जब पूरे देश के अंदर रैलियां होंगी तो नहीं बताया जाएगा कि इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी क्यों नहीं आए। बिल्कुल सौरभ, और इसको लेकर ऑलरेडी बीजेपी की पूरी टीम ग्राउंड पर काम कर रही है और बीजेपी के जो सहयोगी संगठन है, संघ के जो आनुषंगिक संगठन हैं, वो संगठन भी इस काम को लेकर पूरा सहयोग दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक फर्क सौरभ जरूर नजर आएगा और वो फर्क आपको अयोध्या में भी दिखेगा। जैसे जहां जहां राम को लेकर, सांस्कृतिक विरासत को लेकर, सांस्कृतिक गौरव को लेकर होर्डिंग थी, उन होर्डिंग के बीच बीच में कई जगह आपको मोदी की गारंटी वाली होर्डिंग भी दिख रही है। यानी कि सामने एक ऐसा सत्ताधारी पक्ष है जिसके पास बेहद लोकप्रिय नेता, उसके पास बहुत मेहनत करने वाले कार्यकर्ता, जिसकी सधी हुई रणनीति और जिसके बुके में सारे फूल हैं। यानी कि कोई भी ऐसा इशू नहीं जिसको लेकर बीजेपी एग्रेसिवली आगे ना जा रही हो। और आप अंदाजा लगाएं कि अगर अयोध्या में हर सड़क पे आपको मोदी के गारंटी वाले होर्डिंग्स दिख रहे हैं, सांस्कृतिक विरासत और राम मंदिर के साथ साथ, तो उससे समझ में आता है कि बीजेपी की आगे की रणनीति 2024 पर किस प्रकार से बहुरंगी होने वाली है। किसी एक मसले पे निर्भरता नहीं रखी जाएगी। अभी बातचीत में समीर जी कह रहे थे ऐसा ना हो कि चुनाव बड़ा नीरस हो जाए, ऐसा क्यों कहा आपने? देखिए, तय है नीरस, मुझे इससे लग रहा है कि यह संभावना ही नहीं है ना कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में से कौन जीतेगा। जितना तय है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सरकारें बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के कहने की बात नहीं है, देश की जनता इस बात को जानती है और देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, यह माहौल बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सरकारें बनाने जा रहे हैं। और तीसरी बार सरकार सिर्फ 303 सीटों के हिसाब से नहीं, 303 से ज्यादा सीटें लेकर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 2014 में 282 सीट्स आई थी, 2019 में 303 सीटें आई थी और 2024 में 303 से ज्यादा सीटें लेके आएंगी। ये कितने ज्यादा सीटें आएंगी प्रधानमंत्री मोदी उसकी तैयारी कर रहे हैं। कोई आपको शक नहीं दिखाई देता दूर दूर तक, कोई प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा कि 303 नहीं आ रही। देखिए, आप उदाहरण देख लीजिए, जो 3 राज्य अभी हुए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्थानीय क्षेत्रों को दरकिनार कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दम पर हारी हुई बाजी को जीत में कन्वर्ट कर दिया। छत्तीसगढ़ में जहां कोई कह नहीं रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, वहां प्रधानमंत्री मोदी के धुआंधार प्रचार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दी। अशोक गहलोत की 7 गारंटी के बाद यह लग रहा था कि जिस हिसाब से अशोक गहलोत ने लगातार घोषणाएं कर दी थी, लग रहा था कि अशोक गहलोत सरकार बना लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां सरकार की वापसी कर दी। 17 साल की शिवराज की सरकार का मध्य प्रदेश में लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी कमलनाथ सरकार बनाने जा रहे हैं, वहां प्रधानमंत्री मोदी अपनी दम पर सरकार लेके चले गए। तो मुझे लग रहा है कि जिन राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी क्षेत्रीय स्थानीय क्षेत्रों को दरकिनार कर अपनी दम पर सरकार लेकर आ रहे हैं, तो 2024 का चुनाव तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा, उनके काम पर लड़ा जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी को क्या चुनौती है? उनकी अभी तो शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की गाड़ी पूरे देश में जा रही है, और तो अभी प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार अभियान शुरू नहीं किया, तब ये स्थिति है। जब आचार संहिता लग जाएगी, प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार के लिए फील्ड में निकलेंगे, 2000 प्रचार करेंगे, तब आप देश का माहौल क्या होगा। मुझे लग रहा है कांग्रेस अगर ये बात समझ रही है कि उसकी सीटें 52 से कम होने वाली है, तो ये तय है कि कांग्रेस सीटें कम होने वाली आप है। मान रहे हैं इस बात को, कांग्रेस 52 से नीचे जा रही है? बिल्कुल कांग्रेस नीचे जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी, मुझे आज लग रहा है कि 315 के ऊपर सीटें तो अभी लग रही है आज की स्थिति में भारतीय जनता जब पार्टी मोदी की। ने अभी वोट नहीं मांगना शुरू किया तब ये स्थिति है। और जो 37% भारतीय जनता पार्टी का 2019 में वोट बैंक था, मुझे लग रहा है कि रामजन्म की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार के बाद, इस वोट बैंक में मुझे लग रहा है कम से कम 7 से 8% की बढ़ोतरी होने वाली है। तो मुझे लगता है कि 45% का टारगेट तो भारतीय जनता पार्टी ने टच कर लिया है आज की तारीख में। अब वो 5% जो टारगेट वो लेके चले 50% का, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मेहनत करना पड़ेगी।